हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस महाद्वीप में भारत देश स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्य, इनमें अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन बिहार के बाद अब देश भर में फेज वाइज स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर, जिसे सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कहा जाता है, वो करवाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। पीटीआई के मुताबिक देश में एसआईआर की शुरुआत उन राज्यों से होगी जहां अगले साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पहले फेज में असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा। दरअसल चुनाव आयोग एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट की जांच करता है। आयोग के मुताबिक इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या फिर स्थानांतरित लोगों को हटाना है। सबरीमाला गोल्ड चोरी केस, टीडीबी 9 अधिकारियों पर एक्शन लेगा। बोर्ड अध्यक्ष बोले, टीडीबी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी केस में त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड यानी टीडीबी की विजिलेंस विंग ने 9 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। टीडीबी अध्यक्ष पीएस श्रीशांत ने कहा कि डिप्टी देवस्थोम कमिश्नर बी मुरारी बाबू के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अन्य अधिकारियों पर 14 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन पर एक्शन लिया जाएगा उनमें टीटीबी सेक्रेटरी जयश्री, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुदीश, प्रशासन अधिकारी श्री कुमार और पूर्व तिरुवनंतपुरम कमिश्नर के.एस. बैजू शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाना असंभव। दिल्ली एनसीआर के राज्यों ने कहा, बच्चों को त्योहार मनाने दें, बेरोक-टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। बता दें कि दिवाली से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाना असंभव सा है, ये व्यवहारिक और आदर्श नहीं है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है और इसी के साथ बेंच ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बनाने और बेचने की परमिशन देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली एनसीआर के राज्यों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों को त्योहार मनाने दें, बिना टाइम लिमिट और बेरोक-टोक पटाखे फोड़ने दिए जाएं। यूकेएस एसएससी पेपर लीक मामला, आयोग ने परीक्षा रद्द की। एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद फैसला, आधे घंटे में शेयर हुए थे स्क्रीनशॉट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएस एसएससी के पेपर लीक कांड के 20 दिन बाद अब आयोग ने इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस मामले की जांच को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए एकल सदस्यीय जांच आयोग ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके कुछ ही घंटों बाद यूकेएस एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। जिस आयोग की रिपोर्ट के बाद यूकेएस एसएससी ने ये फैसला सुनाया है, उसकी अध्यक्षता उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने की। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम ने भी कहा था कि आयोग ने कम समय में ज्यादा से ज्यादा जन सुनवाई कर स्टूडेंट्स और संबंधित पक्षों से सुझाव लिए हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट का परीक्षण करके स्टूडेंट्स के हित में निर्णय लिया जाएगा। नॉर्थ गाजा लौट रहे हजारों फिलिस्तीनी, स्कूल, अस्पताल और घर मलबे में तब्दील। सीज फायर की निगरानी के लिए 200 सैनिक भेजेंगे ट्रंप। गाजा में सीज फायर लागू होने के बाद फिलिस्तीनी वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और हजारों लोग दक्षिणी गाजा से पैदल ही गाजा सिटी की तरफ जा रहे हैं। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल से युद्ध के चलते नॉर्थ गाजा के लोगों ने खाली कर दिया था। नॉर्थ गाजा का सबसे बड़ा शहर गाजा सिटी अब खंडहर में बदल चुका है। यहाँ न बिजली है, न पानी है और न ही कोई बुनियादी ढांचा, स्कूल, अस्पताल बचा है। फिर भी कई लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। अपने घर लौटे एक व्यक्ति ने मीडिया से कहा कि मेरा घर का सिर्फ निशान मिला है, पूरा मोहल्ला मलबे में बदल गया है। एयर इंडिया के बोइंग 787 ग्राउंड करने की मांग।
फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने डीजीसीए ऑडिट को कहा, अहमदाबाद हादसा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से ही हुआ था। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एफआईपी ने सिविल एविएशन मंत्रालय से एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों को ग्राउंड करने की मांग की है। एक हफ्ते में 2 घटनाओं के बाद एफआईपी ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए से एयर इंडिया का स्पेशल ऑडिट करने की मांग की है। एफआईपी अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा ने सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडू को इस मामले में पत्र भेजा है। एफआईपी 5000 पायलटों का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। एफआईपी ने कहा कि विमानों में बार बार खराबियां बढ़ रही हैं, खास करके नए इंजीनियर्स द्वारा मेंटेनेंस करने के बाद। मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट यानी MEL रिलीज और रिपीटेटिव स्नैक्स की जाँच जरूरी है। चीन पर ट्रंप का 100% टैरिफ, भारत को इससे फायदा होगा। टेक्सटाइल से लेकर फुटवियर जैसे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद। खबर है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर से भारतीय एक्सपोर्ट को फायदा हो सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से 30% टैरिफ लग रहा है। ऐसे में चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। दरअसल चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्यात को और कड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की बात कही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस ट्रेड वॉर का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। मोहन भागवत बोले, आरएसएस जैसी संस्था केवल नागपुर में बन सकती थी। यहाँ पहले से त्याग, समाज सेवा की भावना। आरएसएस का उद्देश्य अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी बनाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि देश में कई लोग हिंदुत्व पर गर्व करते थे और हिंदू एकता की बात करते थे, लेकिन आरएसएस जैसी संस्था केवल नागपुर में ही बन सकती थी। यहाँ पर पहले से ही त्याग और समाज सेवा की भावना थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने हाल ही में दशहरे पर अपने 100 साल पूरे किए हैं और इसकी स्थापना साल 1925 में नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। संगठन का उद्देश्य समाज में अनुशासन, सेवा, सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना था। मोदी बोले, हमने बीज से लेकर बाजार तक सुधार किए। पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ा। पीएम मोदी ने 35,000 करोड़ की कृषि योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने PM 11,440 करोड़ रुपए की दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ रुपए के PM धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि कृषि और खेती हमेशा हमारे विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और समय के साथ ये जरूरी है कि कृषि को सरकार का समर्थन मिलता रहे। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ दिया था। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को तेजी से विकसित करने के लिए हमारी कृषि प्रणाली में सुधार आवश्यक था। ये काम 2014 में शुरू हुआ। हमने पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये को बदला। बीज से लेकर बाजार तक किसानों के लाभ के लिए अनगिनत सुधार किए। CGI बोले, डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित, टेक्नोलॉजी शोषण का जरिया बनी, इसके खिलाफ पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग जरूरी। मुख्य न्यायाधीश CGI BR गवई ने कहा कि डिजिटल दौर में लड़कियां नई तरह की परेशानियों और खतरों का सामना कर रही हैं। टेक्नोलॉजी सशक्तिकरण नहीं शोषण का जरिया बन गई हैं। CGI गवई ने कहा कि लड़कियों के लिए आज ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टॉकिंग, निजी डेटा के दुरुपयोग और डीप फेक तस्वीरें बड़ी चिंता बन गई हैं। इन खतरों से बचाने के लिए पुलिस और अधिकारियों को खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वे ऐसे मामलों को समझदारी और संवेदनशीलता से संभाल सकें। CGI गवई सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी और यूनिसेफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ गार्डिंग द गर्ल चाइल्ड में बोल रहे थे। शिव कुमार बोले, मुझे पता है अपना टाइम कब आएगा। कर्नाटक CM बनने को लेकर कहा, 2028 में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाऊंगा, तब मेरा समय आएगा। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने मुख्यमंत्री बनने की खबरों को सख्ती से खारिज किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग और मीडिया भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है।
श्री कुमार ने लालबाग में कहा कि मैंने नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बात नहीं की। कुछ लोगों की इच्छा है कि मैं सीएम बनूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इसका समय नजदीक आ रहा है, तो मैंने बस कहा देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पद के लिए प्रयास कर रहा हूं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ मीडिया वाले भ्रम फैला रहे हैं। मुझे पता है मेरा टाइम कब आएगा। मेरा टाइम तब आएगा जब मैं 2028 में कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। यही मेरा लक्ष्य है। अफगानी मंत्री ने महिला पत्रकारों की एंट्री रोकी। प्रियंका गांधी का पीएम से सवाल, महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया? केंद्र बोला हमारा कोई रोल नहीं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगाने पर विवाद हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि भारत में हमारे ही देश की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया? महिलाएं जब हमारे देश की रीढ़ और गौरव हैं। जबकि विवाद बढ़ने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई रोल नहीं उनकी तरफ से पत्रकारों को बुलाया गया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगानी एम्बेसी में होनी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब अफगानिस्तानी मंत्री दिल्ली आए तो मुंबई स्थित अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल ने ही 10 अक्टूबर को चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रण भेजा था। अफगान दूतावास भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बता दें कि अफगानी विदेश मंत्री 9 से 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से सामूहिक दुष्कर्म, 3 लोगों ने रास्ता रोका, दरिंदगी की, साथ में दोस्त था वो छोड़कर भाग गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पीड़िता अपने एक पुरुष दोस्त के साथ डिनर करने गई थी। वापस लौटते समय 3 लोगों ने उसका रास्ता रोका। छात्रा का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपियों ने उससे दरिंदगी की। बता दें कि पुलिस ने बताया कि पीड़ित ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। ये घटना मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर हुई है। मेडिकल छात्रा का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि छात्रा रात करीब 8:30 बजे से 9 बजे बाहर गई थी और रात करीब 10 बजे वापस लौटते समय सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। छात्रा के माता पिता को देर रात मामले की जानकारी दी गई। वे सुबह दुर्गापुर पहुंचे और दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। एनडीए में सीट शेयरिंग, पटना में जेडीयू की बैठक, दिल्ली में शाह का मंथन। उपेंद्र कुशवाहा बोले सीटों पर बातचीत अधूरी। पूर्व सांसद अरुण कुमार बेटे के साथ जेडीयू में शामिल। बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स को लेकर माथापच्ची जारी है। पटना में जेडीयू की बैठक चल रही है तो दिल्ली में अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ कैंडिडेट्स पर मंथन किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अब उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। इधर 3 दिन के मान मनोबल के बाद चिराग पासवान के साथ एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए हैं। दरअसल सीट शेयरिंग फाइनल होने की खबरों के बीच आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट ने हलचल मचा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता भी पूरी नहीं हुई है, इंतजार करिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग, पप्पू यादव बोले कांग्रेस की सीटें मांग रही है आरजेडी, राहुल गांधी के रहते ये नहीं कर पाएंगे। एक्स पर पोस्ट, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी पर कहा कि पहले राजद मास पार्टी थी, लेकिन अब टेक्निकल राजद है। टेक्निकल चीजों में फंस जाएंगे तो सीट शेयरिंग में देरी होगी। पहले हमने कहा कि आप अपने सभी गठबंधन दलों को सम्मान दीजिए। कांग्रेस के हक या कांग्रेस के सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता। इस बयान के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है और राबड़ी आवास पर लालू यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और तेजस्वी यादव भी इस मीटिंग में मौजूद थे। हर परिवार को नौकरी, तेजस्वी का वादा आखिर कितना सही है? 2.8 करोड़ परिवार हैं, खाली पद सिर्फ 3 लाख हैं। एक्सपर्ट बोले 20 महीने में ये संभव नहीं। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। ये वादा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का है। उन्होंने 9 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। बिहार के जाति सर्वे के मुताबिक बिहार में 2,97,00,000 परिवार हैं। कुल 17,36,000 लोग सरकारी नौकरी करते हैं, यानी कि 2.8 करोड़ परिवार
को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, जबकि खाली पद मुश्किल से बिहार में 3 लाख हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तब आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अब कुछ सवाल सामने आए कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां आखिर कैसे दी जाएंगी, इतनी नौकरियां कहां से आएंगी, 20 महीने में इतने लोगों की भर्ती आखिर कैसे हो पाएगी और इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसका जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जाति सर्वे का डेटा हमारे पास है कि किस परिवार के पास नौकरी है, किसके पास नहीं है। हम गुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। तेजस्वी यादव का वादा पूरा होना आखिर कितना मुश्किल है, इसे ऐसे समझिए कि बिहार में 2.8 करोड़ परिवार हैं। अगर एक परिवार को 20,000 रुपए की महीने की सैलरी वाली नौकरी दी जाए तो 2.8 करोड़ नौकरियों की सैलरी 56,000 करोड़ रुपए प्रति महीने की जरूरत होगी और अभी बिहार का कुल बजट 3,17,000 करोड़ रुपए का ही है। कोल्ड्रिफ्ट का मालिक रंगनाथन 10 दिन की रिमांड पर कोर्ट में बोला, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया इसकी जानकारी नहीं, अब गहराई से पूछताछ करेगी एसआईटी। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप कांड के बाद अब जांच में नया मोड़ आ गया है। दरअसल तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को छिंदवाड़ा की परासिया न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने 10 दिन की पुलिस रिमांड 20 अक्टूबर तक भेज दिया है। ये वही कंपनी है जिसकी दवा कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप पीने से जिले और आसपास के क्षेत्रों में मासूम बच्चों की जान जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले सप्ताह तमिलनाडु के चेन्नई में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदन को हिरासत में लिया था। अब उसे छिंदवाड़ा लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आज का सुविचार, अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।